हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आयुष एंड आज की इस वीडियो में हम आपके लिए केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 लेकर आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अब इस चैनल पर एनडीए एग्जाम के लिए साइंस की एक पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनडीए एग्जाम के लिए साइंस की प्रिपरेशन कर पाऊँगा। हालाँकि इस लेक्चर को आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन अब आपको जो लेक्चर मिलेंगे वो कंटिन्यू मिलेंगे। और आज की ये वीडियो हालाँकि ज़्यादा लंबी नहीं है, ये लेक्चर थोड़ा छोटा सा ही लेक्चर है, लेकिन अगर आप इसे देखते हैं तो आपको पूरी फील आएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने केमिस्ट्री को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अभी तक आपने केमिस्ट्री को इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो आप एक बार इसे कम से कम ट्राई तो कीजिए। आप देखिए कि अगर आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है तो आप इसका फीडबैक दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके एनडीए एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करवा सकूं। तो आप कम से कम इसे एटलीस्ट एक बार देखिए कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और आप फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एनडीए, एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट मिलता है। देखिए, केमिस्ट्री को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में कि आखिरकार मैटर क्या होता है और रियल लाइफ में इसका मीनिंग क्या है और केमिस्ट्री में इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम मैटर के बारे में ही पढ़ेंगे कि आखिरकार मैटर क्या होता है। तो आप सब लोग देखते हैं कि मैटर क्या होता है, तो हेडिंग लगाते हैं मैटर। मैटर, देखिए, मैटर को अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो आप इस दुनिया में जो कुछ भी चीज़ को देखते हैं या आप जिसे फील करते हैं वो सारी ही चीज़ें मैटर होती हैं। जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है तो ये मार्कर भी मैटर है, और आप इस वाइट बोर्ड को देख रहे हैं ये भी मैटर है। मैंने ये कपड़े पहन रखे हैं ये भी मैटर है। यानी कि आप जहाँ पर भी बैठे हैं आप उसके आसपास की जितनी भी चीज़ों को देख पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं वो सभी चीज़ें मैटर हैं। लेकिन आप इसे केमिस्ट्री में डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। अब देखिए, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैंने मान लिया है यूनिवर्स। इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं, ह्यूमन आ गए हैं, वाटर बॉडी जितनी हैं वो सारी ही आ गई हैं। यानी कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इस यूनिवर्स में हैं। तो इस यूनिवर्स का मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, तो ये भी आपका एक मैटर होगा। और ये कोई चीज़ है, ये भी आपकी एक मैटर होगी। तो अब अगर इस वेन डायग्राम की हेल्प से अगर हम इस मैटर के डेफिनेशन को डिफाइन करें तो देखिए, और यही डेफिनेशन आपको सारी बुक्स में भी मिलेगी। तो देखिए क्या है, एन एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि इस यूनिवर्स की कोई भी चीज़ जो कि आप किसी भी चीज़ पर रख दो तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम कहीं टेबल पर रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, और इसके अंदर मास भी है। तो इस दुनिया की कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है तो वो मैटर ही होती है। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल को हम देखें तो एग्जाम्पल में आपका वाटर, क्योंकि आप पानी को कहीं भी रखेंगे तो वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगी और इसके अंदर आपका मास भी होता है। अब हम ये मार्कर चला रहे हैं, इसे भी आप देख सकते हैं। ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन अगर कहीं पर भी खड़ा होगा तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और उसके अंदर मास भी होता है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि मैटर एक ब्रह्मांड की ऐसी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है वो मैटर कहलाती है। तो आपने मैटर को समझ लिया कि आखिरकार मैटर क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कि मैटर को हम डिवाइड करते हैं कि आखिरकार मैटर कौन कौन से होते हैं। अब हम करते हैं मैटर को डिवाइड। तो देखिए, आपका मैटर, अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो मैटर आपके हम ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप होता है विजुअल मैटर का और एक होता है इनविजुअल मैटर का। एक है विजुअल मैटर और दूसरा है इनविजुअल मैटर। अब देखिए, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं विजुअल मैटर। विजुअल मैटर इस दुनिया का कोई भी ऐसा मैटर जिसे हम देख सकते हैं तो वो विजुअल मैटर होगा। यानी कि ये मार्कर, इसे आप देख सकते हैं तो ये विजुअल मैटर हो गया। इस व्हाइट बोर्ड को आप देख सकते हैं तो ये विजुअल मैटर हो गया। वाटर को आप देख सकते हैं तो वाटर भी आपका एक विजुअल मैटर ही हो गया। तो विजुअल मैटर सिंपल सा है कि जिसे आप देख सकते हैं
दुनिया की कोई भी चीज़ जिसे आप देख सकते हैं वो विजुअल मैटर के अंतर्गत आती है, जैसे कि वाटर, ये मार्कर, और आप ह्यूमन को देख सकते हैं तो ह्यूमन भी आपका एक विजुअल मैटर ही होता है, ETC। यानी कि इस दुनिया की कोई भी चीज़ जिसे आप देख सकते हैं तो वो आपकी विजुअल मैटर के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद हम बात करते हैं इनविजिबल मैटर की। इनविजिबल मैटर, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, इनविजिबल मैटर एक दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं तो वो इनविजिबल मैटर के अंतर्गत आती है। जैसे कि एयर, हवा को आप देख नहीं सकते हैं बल्कि इसे आप फील कर सकते हैं तो ये इनविजिबल मैटर होगा। यानी कि इस दुनिया की कोई भी चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं तो वो इनविजिबल मैटर होती है, ETC। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, यानी कि मैटर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो देखिए इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो हम आपको डेफिनेशन में ही बता चुके हैं कि इस दुनिया की कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है तो वो मैटर होगी। यानी कि तो मैटर, कोई भी मैटर होगा वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है, वो यही होती है कि मैटर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इसके बाद इसकी अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो कोई भी मैटर होगा, किसी भी मैटर की अगर बात करें तो उस मैटर के पास मास जरूर होगा एंड वॉल्यूम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिए, आप ये समझिए कि अगर कोई भी मैटर है तो वो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब वो पार्टिकल्स क्या होते हैं और वो पार्टिकल किसी भी मैटर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये हम आपको आगे के लेक्चर्स में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ बस इतना समझ लीजिए कि इस दुनिया का कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है और वो सारे पार्टिकल्स मिलकर उस मैटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये किसी भी मैटर के पार्टिकल हैं और इस पार्टिकल से मिलकर ही उस मैटर की फॉर्मेशन हुई है। अब आप जैसा इसमें भी देख रहे होंगे कि इन दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो ऐसा ही इन पार्टिकल्स के बीच में छोटा सा स्पेस होता है और इन स्पेस के बीच में दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगती है। उस फोर्स को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अब ये फोर्स करती क्या है कि ये फोर्स किसी भी मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सारे पार्टिकल्स को बांध कर रखती है, जिससे उस मैटर का फॉर्मेशन होता है। तो सीधे आप समझ सकते हैं कि किसी भी मैटर के फॉर्मेशन में छोटे छोटे पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में छोटा सा स्पेस होता है, जिसके कारण किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगती है। उस फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं और यही फोर्स होती है जो सारे पार्टिकल्स को बांध कर रखती है, जिससे उस मैटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये मैटर की तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद हम कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो कि मैटर से रिलेटेड हैं, जो कि आपके आगे के आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले टर्म के बारे में और वो टर्म है वेट। आखिरकार वेट क्या होता है और आप वेट को डिफाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम वेट के बारे में ही बात करते हैं और वेट में हम आपको फील देते हैं कि आखिरकार वेट होता क्या है। तो देखिए, अगर वेट की बात की जाए, मान लीजिए ये आपकी एक अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। अब इस अर्थ के सरफेस पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये अर्थ का है सेंटर। आप सभी लोगों को पता होगा कि अर्थ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से हम जानते हैं। तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर अपने सेंटर की ओर एक फोर्स लगाएगी। अब ये फोर्स जितना अर्थ लगाएगी उस फोर्स को ही हम बोलते हैं वेट। वेट यानी कि वेट क्या है? वेट एक फोर्स ही है। अब वो कौन सी फोर्स है? यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ अपने सेंटर की ओर जो फोर्स लगाती है अट्रैक्ट करने के लिए, उसको ही हम वेट कहते हैं। एक बार आप वापस से सुन लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है और अट्रैक्ट करते टाइम उस पर जो फोर्स लगाती है उस फोर्स को ही हम वेट कहते हैं। यानी कि यहाँ से आप समझ ये सकते हैं कि वेट आखिरकार क्या है। वेट एक फोर्स ही है, उस फोर्स को ही हमने नाम दे दिया है वेट। अब आपसे वेट की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना कि आखिरकार वेट होता क्या है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बनकर आता है कि वेट जो होता है वो चेंज होता है।
यानी कि वेट चेंज, जबकि मास चेंज नहीं होता है। ये अभी हम आपको जब मास बताएंगे तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन वेट जो होता है वो चेंज होता है। अब ये चेंज कैसे होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट कुछ और होगा, जबकि मून पर उसका वेट कुछ और होगा, सन पर उसका वेट कुछ और होता है। यानी कि जैसे जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करेंगे तो उसका वेट चेंज होता रहेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट इतना है तो उसका मून पर वेट कितना होगा, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट इतना है तो उसका अर्थ पर वेट कितना होगा। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वेट चेंज होता रहता है, यानी कि मून पर उसका वेट कुछ और होगा और अर्थ पर उसका वेट कुछ और होगा। तो यहाँ पर हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट है WM और अर्थ पर वेट है WE। तो WM होता है, वो होता है WE/6। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर अर्थ पर वेट है 600 kg, तो उसका जो मून पर वेट होगा वो अपॉन में आप 6 कर दीजिए, यानी कि 100 kg। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अर्थ पर इसका वेट 600 kg है, वो मून पर जाकर सिर्फ और सिर्फ 100 kg ही रह गया, यानी कि वेट कम हो गया। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है? तो देखिए W बराबर होता है mg। ये कैसे हो गया? क्योंकि W भी तो एक फोर्स ही है, और फोर्स इज इक्वल टू होता है m, मास और एक्सेलरेशन। ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो वो मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अपॉन में 6 होती है, यानी कि 6 टाइम्स कम होती है। तो अगर हम g की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये GE है, और GM की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा GE/6। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वेट है वो 6 टाइम्स कम हो गया है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ पर W है तो मून पर उसका वेट W/6 होगा, यानी कि 6 टाइम्स कम हो जाता है। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर मून पर W है तो अर्थ पर उसका वेट 6W हो जाएगा, यानी 6 टाइम बढ़ जाएगा। ये आया कैसे? ये अभी हमने आपको बता दिया है। तो आपको इसमें याद ये बात रखनी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो चेंज होता रहता है, यानी कि जैसे आप उसका स्थान चेंज करेंगे वो वैसे ही चेंज होता रहता है। और आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर अर्थ पर वेट इतना है तो उस पर जो मून पर उसका जो वेट होगा वो 6 टाइम्स कम हो जाता है। और ग्रेविटेशनल, और क्यों होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो 6 टाइम्स अर्थ मून पर कम हो जाती है अर्थ की अपेक्षा। अब बात करते हैं मास के बारे में। तो देखिए, अगर मास की बात की जाए कि मास क्या होता है, तो देखिए मास की का सबसे पहले डेफिनेशन की बात की जाए तो मास की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में मैटर की रियल में जितनी क्वांटिटी होगी वो उसका मास कहलाती है। लेकिन आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो बात ये है कि मास नेवर चेंज, कि मास कभी भी चेंज नहीं होता है। मास नेवर चेंज। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मून पर रखिए, सन पर रखिए, अर्थ पर रखिए, हर जगह किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो हर जगह सेम होगा, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर 10 kg है तो उसका मून पर भी 10 kg ही होगा और सन पर भी 10 kg होगा, यानी कि इस यूनिवर्स में आप उसे कहीं पर भी रख दीजिए उसका मास कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर मास इतना है तो उसका मून पर मास कितना होगा और सन पर मास कितना होगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी चेंज नहीं होता है, जो चेंज होता है वो सिर्फ वेट चेंज होता है। तो आपको वेट समझ में आ गया और मास समझ में आ गया कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि मास जो होता है वो मैटर की जो रियल क्वांटिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो मास होती है, जबकि वेट क्या होता है? वेट एक टाइप का फोर्स ही होती है। अब बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में कि आखिरकार वॉल्यूम क्या होता है। तो देखिए, अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम अपने हाथ पर रखते हैं तो ये जो यहाँ पर जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है इस स्पेस को ही हम वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो कहीं पर अगर रखी जा रही है तो वहाँ पर वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। तो आपको वॉल्यूम समझ में आ गया एंड मास समझ में आ गया, वेट भी आपको समझ में आ गया। हालांकि ये क्वेश्चंस आपके लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जो मैंने बताया है कि वेट कितना कहाँ होगा, मास चेंज नहीं होगा,
ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। लेकिन डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब अब अभी आप आगे जाएंगे, आप सीखेंगे नए नए कॉन्सेप्ट, तो उसमें अगर ये आएगा, आपको ये पता नहीं होगा वेट क्या होता है, मास क्या होता है, तो आपको उतना फील नहीं आएगा। आपको फील लाने के लिए ये सारी डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि वेट क्या होता है, मास क्या होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में। अब बात करते हैं एनर्जी के बारे में कि आखिरकार एनर्जी क्या होती है। तो देखिए, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट में जो किसी भी वर्क को करने की क्षमता होती है उसी को हम एनर्जी कहते हैं। हालांकि डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या होती है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ तो कार्य करने की क्षमता होती है, और उस वर्क करने की जो क्षमता है उस क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं। अब अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी की कोई फिजिकल स्टेट नहीं होती है। एनर्जी की क्या होती है, कोई भी फिजिकल स्टेट नहीं होती है, नो फिजिकल स्टेट। आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि जैसे हम वाटर को टच कर सकते हैं, वाटर की एक फिजिकल स्टेट है, लिक्विड है, वैसे एनर्जी की कोई भी फिजिकल स्टेट नहीं होगी। ना तो ये लिक्विड ही होता है, ना तो ये सॉलिड ही होती है, ना तो ये गैस ही होती है। यानी कि इसके पास कोई भी फिजिकल स्टेट नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये भी आती है कि एनर्जी हैज़ नो मास। यानी कि एनर्जी की कोई फिजिकल स्टेट नहीं होती है और एनर्जी के पास कोई मास भी नहीं होता है। एनर्जी की कोई फिजिकल स्टेट नहीं होती है, एनर्जी का कोई भी मास भी नहीं होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। उसमें आपका ये भी हो सकता है एनर्जी हैज़ नो मास, या एनर्जी की कोई फिजिकल स्टेट नहीं होती है। ऐसा भी हो सकता है आपसे कह दे कि इसमें से कौन सा सही है, उसमें ये हो जाए कि एनर्जी की फिजिकल स्टेट होती है या एनर्जी के पास मास होता है। तो आपको ये अगर जब पता होगा कि एनर्जी की कोई फिजिकल स्टेट नहीं होती है और एनर्जी का कोई मास नहीं होता है, तभी आपको पता चलेगा। डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होती है उसमें किसी भी वर्क को करने के लिए कुछ कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को ही हम एनर्जी कहते हैं। अब देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है वो उसके किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी होती है, और किसी भी ऑब्जेक्ट में आपको पता होगा कि मास तो ज़रूर ही होगा। वेट 0 हो सकता है लेकिन मास कभी भी 0 नहीं होगा। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 0 हो सकता है लेकिन उसका मास कभी भी 0 नहीं होगा। वेट 0 कब हो सकता है, जब m 0 हो या फिर g 0 हो। आपको पता होना चाहिए कि मास कभी 0 हो नहीं सकता है, तो g 0 होना चाहिए। g 0 कब होता है, g आपका स्पेस में 0 होता है, तो वहीं पर आप देखेंगे कि वहाँ पर आपका वेट क्या होता है, 0 हो जाता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मास कभी भी 0 नहीं हो सकता है, जबकि वेट 0 हो सकता है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में मास जरूर होगा। तो यहाँ पर आइंस्टीन ने एक रूल दिया था, वो रूल क्या था, E = mc²। E = mc²। E यहाँ पर आपकी एनर्जी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है m, और c है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड आपको पता होनी चाहिए, ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इस इक्वेशन से पता क्या चलता है, इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है तो उस मास को हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। यानी कि मास आपका एनर्जी में चेंज हो सकता है। अब अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट बात पता चलती है वो हमें ये भी पता चलती है। देखिए, आपने न्यूक्लियर रिएक्शंस का नाम सुना होगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। वो क्यों मिलती है, आप इस इक्वेशन से समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन में होता क्या है कि जो मास का डिके होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब जितना ज़्यादा मास का डिके होगा आपको एनर्जी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शन में मास का डिके ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है। बात अगर आपकी केमिकल रिएक्शन की जाए तो केमिकल रिएक्शन में आप क्या देखते हैं, केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है वो रिएक्शन से पहले और बाद में सेम ही रहता है, यानी कि बहुत कम चेंज होता है। तो हम सेम ही मान लेते हैं कि आखिरकार सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए क्योंकि उसमें मास का जो डिके होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए केमिकल इक्वेशन में जो एनर्जी मिलती है वो बहुत ही कम मिलती है। यानी कि जितना ज़्यादा मास का डिके होगा आपकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। न्यूक्लियर रिएक्शन में आपकी एनर्जी ज़्यादा मिलती है क्योंकि उसमें मास का डिके ज़्यादा होता है, जबकि
जबकि केमिकल रिएक्शन में आपका मास का डिके कम होता है, इसीलिए उसमें एनर्जी कम मिलती है। तो आज के इस लेक्चर में आपके लिए इतना ही है। आगे का जो लेक्चर आएगा वो आपका इससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें ही बताई हैं, लेकिन फिर भी इसमें आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है। आपको कुछ टर्म्स पता चल गए हैं कि ये टर्म क्या होंगे, जिससे अगर आप इन टर्म्स को देखेंगे तो आपको एक पढ़ने में अलग ही फील आएगी। और काफ़ी क्वेश्चंस भी आपके हुए हैं, जैसे कि ये आपका न्यूक्लियर रिएक्शन वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। और आपका मास, वेट, इनसे इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप इस वीडियो का फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए कि इस चैनल पर इतने अच्छे तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। क्योंकि हम आपको जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वो इतनी डीप में पढ़ाएंगे कि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आपको पूरी फील्ड के साथ पढ़ाएंगे, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा ही होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में ना आया हो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।